बस्ती में पीएम की रैली रही है और दिल्ली के द्वारका में शाम को पीएम की रैली होगी। प्रधानमंत्री ने यूपी के बस्ती में कांग्रेस और सपा के परिवारवाद पर सीधा निशाना साधा है। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली है कमान। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो भी अपने अपने राज्यों में कमान संभाल रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कांथी में जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में हैं अमित शाह और कांथी में उन्होंने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। अमित शाह ने टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में वो भी रहेंगे और राजनाथ सिंह हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं। तो जेपी नड्डा भी 3 रैलियां कर रहे हैं और हरियाणा में राजनाथ सिंह भी 3 रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी की जौनपुर में चुनावी रैली। पाकिस्तान वाले बयान पर विपक्ष को घेरा है। विपक्ष ने भी प्रचार में झोंकी है पूरी ताकत। राहुल गांधी के हरियाणा में ताबड़तोड़ जनसभाएं आज हो रही हैं। विपक्ष ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। राहुल गांधी के हरियाणा में ताबड़तोड़ जनसभाएं आज प्रस्तावित हैं। कुछ रैलियां हो गई हैं और कुछ रैलियां हो रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की झारखंड में संयुक्त जनसभा है। प्रियंका गांधी आज झारखंड में प्रचार कर रही हैं और विपक्ष की एकता और ताकत दिखाने की पूरी कवायद है। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में तो तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने प्रयागराज में चुनाव प्रचार किया है। वो पीडीएम के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और असदुद्दीन ओवैसी प्रयागराज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छठे और 7वें चरण के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। तो प्रधानमंत्री ने बस्ती में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उत्तर प्रदेश के बस्ती में। और विपक्षी दलों द्वारा जो संविधान बदलने का जो आरोप है उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया और क्या कुछ आरोप लगाए विपक्ष पर, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए। हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। तो विपक्ष की ओर से भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हरियाणा से तो निशांत राय बस्ती से जुड़े हुए हैं। निशांत राय के पास हम चलेंगे, उससे पहले हम मुकेश शुक्ला के पास चलते हैं। मुकेश, हरियाणा में आज चुनाव प्रचार धुआंधार हो रहा है। राहुल गांधी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं। क्या कुछ वोटर सोच रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है इस भीषण गर्मी में, किस तरह से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है हरियाणा में? बिल्कुल निखिल, जिस तरह से चुनावी तापमान जो है वो हरियाणा में बढ़ा हुआ है, तमाम दिग्गज नेता इस समय धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम महेंद्रगढ़ में मौजूद थे और दादरी के पास ये पूरा का पूरा जो रैली हुआ, यहाँ पर चरखी दादरी के पास, और शानदार भीड़ वहां देखने को मिली। यानी लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने बड़े नेताओं को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। कई बड़ी बातें राहुल गांधी ने यहाँ पर कई उन्होंने ऐलान किए कि अगर 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो क्या कुछ करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को यहाँ पर कुछ लुभावने ऑफर दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का जो भी पास आउट ग्रेजुएट होगा उसको पहली पक्की नौकरी दी जाएगी। 8,500 रुपए उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा जब तक वो बेरोजगार रहेंगे। और साथ ही साथ 1 लाख रुपए जो है गरीब महिलाओं के खाते में तब तक दिया जाएगा जब तक वो गरीबों की श्रेणी में आते हैं।
साथ ही साथ उन्होंने अग्निवीर को लेकर के फिर से यहाँ पर अटैक किया और उन्होंने कहा जैसे उनकी सरकार आएगी वो अग्निवीर की जो ये स्कीम है, पॉलिसी, उसको स्क्रैप कर देंगे। तो ये तमाम बातें वो कर रहे थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि कितना कुछ वो करने वाले हैं, आने वाले उनके जो प्लान है उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब 4 तारीख को वोटों की गिनती शुरू होगी, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये तब देखना होगा। लेकिन वो आज यहाँ पर चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा देर तक रुके, जनता के बीच में रहे। जी, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह भी आज हरियाणा में है। ओवरऑल हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का एक बड़ा स्टेक जो है वो हरियाणा में है। अधिकांश सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार चुनौती बड़ी है। बिल्कुल निखिल, देखिए जो शीर्ष नेता हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, उनके तरफ से वो जा करके उनका कैंपेन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह लगातार यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं और आकर के वो उन कैटेगरीज को, किसान का जो यहाँ पर मसला है उसको सुलझाने की बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर एक्स फैक्टर काम करने वाला है उसको वो यहाँ पर यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा गया पिछले 10 सालों से हरियाणा की गवर्नमेंट यहाँ पर विधानसभा में रही है, तो ऐसे में मतदाताओं को एकजुट करने की जो कवायद है वो तमाम शीर्ष नेता कर रहे हैं। और यहाँ पर कल भी कुछ बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री के आने का भी कार्यक्रम है। तो ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार जो है वो कैंपेन में पूरी की पूरी जो उतरा हुआ है और लगातार बढ़ चढ़कर और जोर शोर से वो अपने अपने कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और संवाददाता जुड़ेंगे, हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हरियाणा से आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मुकेश। और हम दूसरे अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और इस बुलेटिन में और अपडेट्स आपको दिखाएंगे। मुकेश, आपका शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि मिशन 2024 में महिला वोटर्स आखिर किसके साथ हैं। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे मिशन 2024 में महिला वोटर्स किसके साथ हैं। महिला अस्मिता की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है और बात हो रही है कि ये जो आधी आबादी है आखिर वो किसके पक्ष पे जा रही है, किसका चुनाव वो करेगी। तो चुनाव और चुनी हुई सरकार का प्रभाव हर परिवार के जीवन पर पड़ता है और ये जो प्रभाव है वो हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन पर ज्यादा तौर पर पड़ता है। और आज देश की महिलाएं इस बात को बेहतर जानती हैं कि इस बात को बेहतर तरीके से वो समझ भी सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो काम है, जो घर के काम है और जो तमाम दूसरी चीजें हैं वो उनको देखने पड़ते हैं। तो चुनाव और चुनी हुई सरकार लोगों के जीवन पर असर डालती है और आज देश की महिलाएं इस बात को बेहतर तरीके से जान रही हैं, समझ रही हैं और यही वजह है कि आज वो खुलकर वोट भी दे रही हैं। पीएम मोदी ने लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की है। पीएम ने यूपी में कानून व्यवस्था की बात की, इस मुद्दे को उठाया और पुराने दिनों में जो कानून व्यवस्था हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में उसकी याद दिलाई। समाजवादी पार्टी वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये प्रधानमंत्री ने कोट किया। आपको याद होगा मुलायम सिंह के इस बयान को। आज समाजवादी पार्टी के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी सरकार तुरंत उनका इलाज कर देगी, ये कहना है प्रधानमंत्री का। कल जो उन्होंने मातृशक्ति सम्मेलन था उसमें वाराणसी में कहा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा बड़ा विषय रहा है और उसको लेकर के तमाम चर्चा रही है, तमाम जो लोगों के बीच में बहस का विषय रहा है महिला सुरक्षा। यूपी में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट में भारी कमी आई है और ये जो कमी है उसको महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार का दावा है कि बीते 10 वर्षों में हर योजना में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। एक के बाद एक जो भी योजना आई है उसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। प्रमुख लाभार्थी महिला रही है। महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और
नारी अधिनियम जो है वो लागू किया गया, लेकिन इंडी गठबंधन में इसके विरोध की चर्चा भी सार्वजनिक रही है। ट्रिपल तलाक के नाम पर महिला प्रताड़ना कभी आम बात थी और ट्रिपल तलाक एक कलंक के तौर पर देखा जा रहा था समाज में, लेकिन उसको हटाने की कवायद किसी ने नहीं की थी। अब बीजेपी का दावा है कि पीएम फ्लैगशिप स्कीम्स बिना भेदभाव के प्रभावी हैं। दावा है कि इज्जत घर, उज्ज्वला, पीएम आवास योजनाएं गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई हैं। कांग्रेस पार्टी लाभार्थी के एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कई गारंटी स्कीम्स लेकर आई है। तमाम सारी गारंटी स्कीम्स लाई है। राहुल गांधी ने महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए देने का वादा किया है और कहा है कि खटाखट हर महीने ये पैसा उनके अकाउंट में आएगा। खटाखट इकोनॉमी से गरीबी दूर करने का वादा करती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का विरोध करती हुई दिखाई दी है, लेकिन महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण का दावा करती है। तो यह बात समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये जो विरोधाभास है वो सामने नजर आया है। बीजेपी का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। लखपति दीदी बनाने का एक एजेंडा और एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने। वहीं कांग्रेस उच्च पदों की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को रखेगी, महिलाओं को देगी। आधी आबादी को लगभग हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, उनकी योजनाओं की बात कही है, उनके सशक्तिकरण की बात कही है। लेकिन मोदी सरकार को लेकर महिलाओं का उत्साह कम होगा, इसमें संदेह कम है, क्योंकि तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो विमेन सेंट्रिक रही हैं। और समाजवादी पार्टी के लड़के उत्साहित हैं और जीत नजदीक से देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव का दावा है। लेकिन ये लड़के पार्टी की रैलियों में जिस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, ये जो हुड़दंग मचा रहे हैं उस पर सवाल जरूर उठते हैं। यह बताता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में इन पार्टियों की दिलचस्पी अभी कम है। तो निश्चित तौर पर ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं जब अनुशासन की बात होती है और महिला सुरक्षा की बात होती है तो उस पर जरूर सवाल उठाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि बीते 10 वर्षों में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक में केंद्र में महिलाएं आई हैं। क्या कहा पीएम ने, दिखाते हैं आपको। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लड़के अब गलती करके दिखाएं, प्रधानमंत्री का यह दावा है और योगी सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के हम एक नई योजना उनके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हर गरीब महिला को चिन्हित करेंगे और 1 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे, जो हर महीने उनके अकाउंट में आएंगे, खटाखट आएंगे और ये इकॉनमी खटाखट बदलेगी। देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे विषय में इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। मैं सपा कांग्रेस के
दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। साथियों, सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी थी। हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन खरीदने से डरते थे। जमीन खरीदी तो कोई न कोई माफिया कब्जा कर लेता था। आपको याद है ना कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इसलिए मैं कहूंगा इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे इन लोगों का हौसला बढ़े। तो महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री का दावा था और इस पूरी खबर पर, इस पूरे विमर्श पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी को मैं देख पा रहा हूं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है अशोक यादव जी आपका। हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा रामेंद्र जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रामेंद्र आपके पास आते हैं और ताज़ा अपडेट जानना चाहेंगे किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह से क्या जानकारी आप हमको देंगे ग्राउंड जीरो से महिला सुरक्षा को लेकर के। कितनी महिलाओं की अगर जब भूमिका की बात करते हैं तो क्या उनका रोल है और क्या वो सोचती है? देखिए, जो 50% आबादी निखिल है, इसने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा और भाजपा को भी देख रही। सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। हम एक लाइव शो कर रहे थे, राजेंद्र चौधरी प्रवक्ता थे समाजवादी पार्टी के, और किसी महिला ने पूछा कि रेप की घटनाएं आपकी सरकार में बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो उन्होंने कहा आपके साथ तो कोई घटना नहीं हुई है। ये जवाब होता। तो मुलायम सिंह की जो बात आप कह रहे हो कि लड़कों से गलती हो जाती है, इसके अलावा गुज्जर ने कहा था कि जो डकैत गुज्जर था उसने कहा कि मुलायम सिंह तो हमारे भाई हैं। तो ये अगर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जो बात कह रहे हैं कि उत्साही लड़के इसलिए उत्साहित हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, यही उत्साह सड़क पर उतरता है और इसी से बदमाशी और गुंडई बढ़ती समाजवादी पार्टी में। वो अपने नेता के मंच को तोड़ देते हैं, अपने मंच नेता को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये उत्साह नहीं है, इसको उत्साह नहीं कहते हैं। यही कानून व्यवस्था तोड़ती बाद में जाके। और यही इसीलिए जो महिला वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर मिलती है। पश्चिम से लेकर के पूरब तक महिलाओं का अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी मिला है, इस बार भी मिलने जा रहा है। बाद में जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे, इसीलिए फोड़ेंगे कि महिलाएं वोट दे के आती। कानून व्यवस्था के ऊपर पश्चिम से शुरू हुआ है और महिलाओं ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर हम वोट दे रहे हैं। तो जाहिर है कि चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी को अगर इस वोट को पाना है तो वो बदलना होगा। ग्राउंड जीरो में जो पूर्वांचल में जहां अब मतदान होना है
वो विकास की धारा में पीछे छूटा हुआ प्रदेश का हिस्सा था। और वहाँ जिस तरीके से विकास की किरणें पहुंची, जिस तरह कानून व्यवस्था बेहतर हुई, जिस तरह माफियाओं का राज खत्म हुआ बिहार से लेकर और पूरब के पूरे हिस्सों में, गोरखपुर और बनारस में, वो वोट में बदलता दिख रहा है अभी तक की जो स्थिति है। निखिल जी 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 आप हमारे साथ बने रहे। हम विनोद मिश्रा को जोड़ेंगे यहाँ पर। विनोद जी, ये जब हम बात करते हैं और बात होती है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, महिला सुरक्षा की, महिला अस्मिता की, किस तरह से देखते हैं ये जो इस बार का जो चुनाव है, इसमें बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उसकी तमाम जो योजनाएं रही हैं उसके केंद्र में महिलाएं रही हैं। सुरक्षा का जो एक बड़ा जो एक असर दिखता था उत्तर प्रदेश में, वो अब कम से कम पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है, ऐसा कहती है बीजेपी। क्या कहेंगे आप? बता रहे थे अपने संवाददाता, 5वें फेज के चुनाव के बाद अब जो ये सारी सिस्टम में आप ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने तरीके से जो चुनाव प्रचार का अभियान है उसको एक अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन में ले जाने की कोशिश की है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पूरी तरह से यूपी में है, और यूपी में जब वो प्रचार करने के लिए आते हैं तो ये बात तो कम से कम वहाँ अपने मतदाताओं को और लोगों को याद दिलाने के लिए तो ज़रूरी है कि जब वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं यूपी का, तो वो लड़के हैं और लड़के से गलतियां हो जाती है। ये तो वहाँ का एक मशहूर स्लोगन रहा करता था। कभी नेताजी के टाइम में सपा के उसमें उन्होंने कई बार ऐसी चर्चा में अपने बोलते रहे हैं। लेकिन यही बात दावा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कल बनारस के उस नारी शक्ति संवाद के प्रोग्राम में बता रहे थे, तो वो उसमें वो सरकार का कॉन्फिडेंस है कि अब लड़के गलतियां करते हैं तो सजा पाते हैं। ये यूपी के लोगों ने इसको ग्राउंड पे देखा है और ये कॉन्फिडेंस देखा है कि अब लड़कियों का, अगर आप एक डेटा अभी सामने आया था जिसमें लड़कियों का सबसे कम ड्रॉप आउट जो है वो यूपी में है। अब आप देखिए कि जो पब्लिक पुलिसिंग है वो स्कूल से लेके कॉलेजों में रोमियो फोर्स के रूप में ना हो, लेकिन एक संवाद करते हुए कॉलेज में और घरों में, लोगों के गांव में जाके उनको महिलाओं को सेंट्रिक वो हर चीज़ों के लिए बात करते हुए पुलिस वहाँ दिखती है। वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है, आप 12 दिन में 10 दिन में आपने देखा होगा कि रेप के केस में वहाँ सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है। तो ये जब आप सिस्टम में उस चीज को लाते हैं और उसको सजा कानून के दायरे में लाके उसको सजा दिलाते हैं, तो एक विश्वास तो लोगों में जगता है। और जब अब मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं, जब आपने रिपोर्ट में बताए हुए थे कि इस लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी पे पड़ता है तो परिवार और महिलाओं पे दिखता है। और महिलाएं इस बात को जानती हैं कि सरकारें का चुनाव का होने में और उनको चुनने में उनकी भागीदारी जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपने पिछले दौर में देखा है इलेक्शन में कि महिलाएं कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो अब जबकि सारे पार्टियां ये मानने लगी हैं कि इस देश में महिलाएं और लाभार्थी जो है वो सबसे बड़ा वोट बैंक बन के उभरी है, तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का खटाखट इकोनॉमी वाला 1 लाख रुपए उनके पॉकेट में जा रहा है, या सपा का ही देखिए वो केजी से लेके पीजी तक का फ्री एजुकेशन की बात कर रही है। तो मेरा सिर्फ हम लोगों का सवाल सिर्फ आज का यही है कि ये सारे सिस्टम यूपी में पुलिसिंग, पुलिस फोर्स, थाने सब कुछ थे, कोर्ट, इसके बाद भी क्यों महिलाएं सुरक्षित अपने को नहीं महसूस कर रही थी? क्यों माता बहनें जो है 8-9 बजे के बाद घर से ऐसे फ्री होकर निकलना नहीं चाहती थी? तो ये जो सिस्टम आप उसी पुलिसिंग से करके दिखाया है, तो ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये हक बनता है कि पब्लिक मीटिंग में वो बताएं कि अब लड़के गलती करेंगे तो योगी सरकार उनको उसी का हल जरूर देगी। ठीक है, इस बात का जवाब जो है अशोक यादव जी से ले लेते हैं। अशोक यादव जी, कहा जा रहा है कि अब लड़के गलती नहीं करते हैं। मुलायम सिंह का ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ, पता नहीं कितना आप लोगों के गले की हड्डी बना, लेकिन आज भी उसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल तो कम से कम किया ही जाता है, ये बताने के लिए कि महिलाएं कितनी असुरक्षित थी आप लोगों की जब सरकार थी, और अब महिला सुरक्षा पर बीजेपी के बड़े दावे हैं। देखिए, अभी हमारे मित्र कहते हैं लड़कों से गलतियां अब नहीं होती हैं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत दिन की बात नहीं, साल भर भी नहीं हुए, जो राज्यों के चुनाव चल रहे थे, तो बीएचयू की घटना जो हुई, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल के 4 लड़कों ने जिस तरह से रेप करके उस बहन के साथ घटना को अंजाम दिया, वो कौन से लड़के थे? वो भाजपा आईटी सेल के लड़के थे ना, कोई बाहर से इंपोर्ट करके तो लड़कों को लाया नहीं गया था। उन लड़कों को क्या सजा मिली? उनको सजा यही मिली कि उनको चुनाव में 1 महीने के लिए दिया गया, जाओ बेटा चुनाव प्रचार करो, एंजॉय करो,
जब प्रेशर आएगा मीडिया का तब तुम्हें अंदर कर लेंगे, फिर अंदर भी तुम्हारी खातिरदारी बढ़िया से होगी। ये लड़के कौन से लड़के हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महिला उत्पीड़न ये चोली दामन का साथ है। जहां भाजपा वहीं महिला उत्पीड़न, जहां महिला उत्पीड़न वहीं भाजपा, बिल्कुल चोली दामन के साथ है। आपको याद होगा इसके पहले जो अभी डेटा की बात कर रहे थे, मैं एक डेटा आपको बता दूं, एनसीआरबी डेटा, केंद्र सरकार का डेटा, गैंगरेप में यही योगी सरकार नंबर 1 का पे शुमार है। तो ये महिला उत्पीड़न है कि क्या है ये बता दें। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे हैं जो संत के भेष में भारतीय जनता पार्टी में महिला उत्पीड़न का काम किए हैं, उनके ऊपर क्या इनका स्टैंड है, कौन सा सजा मोदी जी देने के लिए उनके लिए प्लान किए हुए हैं। चाहे स्वामी चिन्मयानंद जी हों, संत के चोला में अपने छात्राओं का उत्पीड़न कर रहे थे, चाहे आसाराम जी हों जिनका पैर छूते थे यही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, चाहे राम रहीम हो। खैर आसाराम और राम रहीम तो खैर उत्तर प्रदेश में नहीं थे, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं वो दरअसल परसेप्शन की बात कही जा रही। बात ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अशोक जी मुझे लगता है कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि आज के बाद से अपराध किसी भी राज्य में, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री ये दावा नहीं कर सकता कि इसके बाद अपराध खत्म हो जाएगा। परसेप्शन की जो बात हो रही है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो उनका ड्रॉप आउट स्कूल में वो हुआ है, वो अब स्कूल जा पा रही हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो उनको सशक्त करने की बात हुई। तमाम योजनाओं को सेंटर में उनको रखना, अगर पैसा आएगा तो उनके खाते में जाएगा, मकान बनेगा तो उनके नाम से बनेगा, ये सारी चीजें बात इसकी हो रही है। देखिए, डीबीटीएल की स्कीम किसने लाई थी? डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की योजना जो मनमोहन सरकार की थी, ये कोई मोदी सरकार की योजना थी नहीं। और दूसरी बात, आपने तमाम बातें कही, दो बातें जो आपके लबोलुबाब दो बातें हैं। एक, आपने नारी उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न की बात किया, तो जिसका मैंने जवाब दे दिया कि चोली दामन का साथ है भारतीय जनता पार्टी का, कुलभूषण सिंह से लेकर ब्रिजभूषण सिंह तक हर लोग। आप ये बताइए, ब्रिजभूषण सिंह जैसा जो नारी उत्पीड़न किया, उसने इंटरनेशनल लेवल पे भारत की थूथू हुई या नहीं हुई? आज ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया गया। ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह के बचाव में पूरी मोदी सरकार चट्टान की तरह खड़ी नजर आई। मुझे लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए, लेकिन आप लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात देखिए, आपने कहा गुंडागर्दी की बात, आज जो एडीआर के डेटा की बात मैं कर लूं, 49% गुंडे और अपराधी इसी योगी सरकार में मंत्रिमंडल में शुमार है। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए एडीआर की, 49% गुंडे मवाली योगी सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। बाबा जी का स्टैंड है इस पे, और 44% गुंडे और अपराधी मोदी सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं। भाई साहब, ये कहां से डेटा लेकर आए, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, लेकिन फिर मैं उसी पर आता हूं कि जब परसेप्शन की बात होती है, जब योजनाओं की बात होती है, जब ये होता है कि उनको कौन सशक्त बना रहा है, तब उसी का तो दावा बीजेपी कर रही है, और वो दावा आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, आप देखिए अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे डॉक्टर कौशल कांत के पास भी जाना है, लेकिन जिस तरह से मंच पर जो हुड़दंग मच रहा है, इमेज किसकी टार्निश हो रही है उसमें, ये तो आप लोगों को समझना है। कौशल कांत जी, अशोक जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चोली दामन का साथ है बीजेपी का और महिला उत्पीड़न का, और आप जो दावे कर रहे हैं वो निराधार है। इन्होंने 3-4 पॉइंट बताया, मैं पॉइंटेड रिप्लाई देता। इन्होंने बीएचयू की बात की, मैं खुद काशी में हूँ, इनका जो स्टेटमेंट है वो प्रचार करें वो गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आंकड़े जो एनसीआरबी में रेप के नंबर्स की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का 22 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा देश है। अगर पॉपुलेशन वर्सेस रेप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल एवरेज है उससे कम है। तीसरी बात, इन्होंने कुछ नाम लिए और नाम लेकर के उनके बात की, तो मैं बता देता हूं, उनके सबके ऊपर ब्रिजभूषण जी की बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, और उनके बारे में कहा जा रहा, तो उनके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करे, आरोप फिक्स हो गए हैं। तो ये कहना कि कानून काम नहीं कर रहा, वो सब कुछ काम कर रहा है। अब मैं कुछ आंकड़े देता हूं जो सच्चाई बताते हैं। आज 120 सालों के बाद पहली बार सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, और वो इंप्रूव होकर के 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं हुई हैं। ये जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती नहीं पॉसिबल है। दूसरा आंकड़ा देता हूं, अभी तक आजाद भारत के इतिहास में महिला और बाल विकास मंत्रालय का जो बजट होता है वो अभी तक का हाईएस्ट है, 2.23 लाख करोड़, लगभग 1% जीडीपी से कम है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि किसकी पॉलिटिकल विल कैसी है। और कुछ पॉलिटिकल विल के एग्जाम्पल दे देता हूं। महिला आरक्षण की बात हर आदमी कहता था, राजीव गांधी जी एक बार लाने की कोशिश किए थे, वो बिल मुलायम सिंह जी और दूसरे कुछ नेता थे उनकी वजह से गिर गया, और उसी में सोनिया जी का स्टेटमेंट है
कि हमारी अपनी पार्टी के नेता ही महिला आरक्षण नहीं चाहते हैं, इसलिए बिल पास नहीं हो सकता। उसी तरफ बीजेपी की पॉलिटिकल विल बताता हूं। 1998, 1999, 2002 में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, 3 बार वो महिला आरक्षण बिल लाए। 2003 में 2 बार महिला आरक्षण बिल लाए। टोटल 5 बार भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ये कहते हैं कि महिला की तरफ हमारा कितना ध्यान रहा है। ये सब फैक्चुअल पोजीशन है, यहां कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। आप ये देखिए जो शौचालय बनाए गए, 12 करोड़ शौचालय बने, किसके लिए बने? इज्जत घर महिलाओं के लिए बने। 4.5 लाख गांव आज ओपन फील्ड डेफिकेशन से फ्री हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना में सबसे ज्यादा गैस का कनेक्शन 12 करोड़ लोगों को दिया गया, ये आंकड़ा कहता है। जल जीवन मिशन में 13.28 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा, ये आंकड़ा कहता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन। ये कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, ये फैक्चुअल पोजीशन है। तो जनता को और महिला को अब बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। वो सरकार चली गई है जो ये कहती है लड़कों से लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हमारे यहाँ अगर किसी लड़के से गलती होती है तो जेल की सलाखों के पीछे होता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके उसको सजा निर्धारित की जाती है। केवल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर के राजनीतिक भाषण इस देने की कोशिश कर रहे हैं, डीडी न्यूज का इस्तेमाल करके। स्टैंड अप योजना में 80% महिलाएं हैं बेनिफिशियरी। ठीक है, अगर आप देखें मतलब इस तरीके से जो भी बैंक अकाउंट खोले गए हैं उसमें भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। जो मोदी जी के घर की योजना है उसमें भी महिलाओं के नाम से घर बनाए जा रहे हैं। तो ये वो फैक्चुअल पोजीशन है जो हमारी सरकार ने की है मोदी जी के नेतृत्व में। और जो कल का प्रोग्राम हुआ था बीएचयू का, आज तक किसी राजनीतिक दल के किसी नेता में केवल महिला वाला इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं फैक्चुअल पोजीशन। किसी प्रधानमंत्री ने केवल महिलाओं के लिए, जिसमें हजारों महिलाएं काशी में आई और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया, तो ये सम्मान छीना नहीं जा सकता। ठीक है, सम्मान आपका पॉइंट आ गया, दिया जाता है और मिलता है। कौशल कांत जी, आपका पॉइंट आ गया। यहां पर हम जब अपने अपने दावे सभी लोग कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ दिखाते हैं तस्वीरें और कुछ बातें महिलाओं की कि वो क्या कुछ कह रही हैं। कुछ महिला वोटर से, कुछ महिलाओं की बातें दिखाते हैं, उनसे बातचीत की है। आइए उनको दिखाते हैं क्या कह रही हैं महिलाएं। मातृशक्ति ये है कि हम जो औरतें थी पहले जो घरों में सिमट के रहती थी, अब घर से बाहर निकले, अब एक खौफ निकलते हैं, बच्चों को लेके निकलते हैं, लड़कियों को लेके निकलते हैं। नहीं तो एक टीनेजर लड़कियों को घर के बाहर छोड़ना बहुत डर लगता था। खुद मैं ये सेंटर एरिया की लेडी हूँ और सेंटर एरिया में खतरा रहता था लड़कियों के साथ। सबसे पहले तो वो खत्म हुआ। अब तक तो देश में बहुत प्रगति हुआ है, आगे भी होना चाहिए। बिहार में जो कमी है वो पूरा हो सके, रोजगार चाहिए। जो मतलब मेरे समाज में जो कुछ भी नहीं है वो होने चाहिए। हर चीज लाभ मिलता है। ये लेकर वोट गिराने आए हैं। सरकारी राशन उसन मिलवे किया है, सुविधा में गैस उस मिलवे किया है। अब बच्चा सब को फिर भविष्य को लिए कुछ बनना चाहिए। तो महिलाओं की बात आप सभी ने सुना कि किस तरह से सुरक्षा की बात कर रही है। विनोद जी, आपके पास आऊंगा और हम चारों से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एक दो दो सेंटेंस में अपनी बातें खत्म करें। विनोद जी, महिलाओं की बात आपने सुनी, किस तरह से चुनावी विमर्श में ये एक ये मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा होगा। निखिल, मैं आपके इसी जो आपने अभी साउंड बाइट सुनाया है महिलाओं का, मैं उसी बात पे आता हूँ कि देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ जो परसेप्शन की बात, तो ये सियासतदान लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन जीवन में सरकार की योजनाएं और सरकार से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है और उस जीवन में परिवर्तन के साथ साथ अगर उसके जीवन में बदलाव आता है तो डेफिनेटली एक बात इसका एक्नॉलेजमेंट वोटर्स देते हुए दिखते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट जब आप देखते हैं कि वो वोटर्स के रूप में जो महिलाएं आप पिछले 10-12 साल पहले की जो देखिए उसकी तादाद लगभग कम हुआ करती थी, इस तरह से महिला वोटरों का जो उत्साह था, आज जो जीवन में ये बदलाव है, ये उनके जीवन के बदलाव को ये रेखांकित करते हुए जब मतदाताओं में आप देखते हैं महिलाओं और पुरुषों की तुलना में, तब आपको ये साफ साफ दिखाई देता था कि व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव हुए। तो एक इज्जत घर के ही रूप में ले लीजिए कि जो महिलाएं व्यक्तिगत रूप से उनको महसूस किया होगा कि उनको शौच जाने के लिए किस तरह की वो बाधाएं थी और किस तरह की वो सारी चीजें उनको झेलनी पड़ी थी। उनके घर में शौचालय,
उनके घर में उज्ज्वला स्कीम से गैस आया, उनके घर में नल का जल आया, और ये सारे उनके संघर्ष को कम किया है। एक एक जगह पे जो पानी लाने के लिए कई महिलाओं को इस तरह से एक तरह से डिप्यूट किया जाता था, 2-3 महिलाओं को, तो उनके और जीवन इस में तरह बड़ा का आप परिवर्तन देखिए आया, वो ठीक है। इसके समय ये घर का अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का ये आयुष्मान कार्ड मिला, तो एक ये सारी चीजें परिवार को एक तरह से खड़ा करने में और उनको एक हौसला देने में, जब महिलाएं देखती है कि इतनी सारी योजनाएं से उनको नवाजा गया है, तो जाहिर सी है कि वो एक कृतज्ञता जाहिर करने, वो महिला वोटर्स जिसको आप लाभार्थी वोट बैंक कहते हैं, वो डेफिनेटली इस दौर में एक बड़ी मजबूत वोट बैंक। ठीक है, रामेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक जो चुनावी जनसभाएं हैं उसमें जिस तरह से हुड़दंग हो रहा है, क्या ये महिला वोटर्स के मन में किसी तरह का डर पैदा करता है? मैं बहुत जल्दी से आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि ये जो जनसभाएं की ही बात नहीं है, बल्कि इसके पहले चाहे जब मुलायम सिंह ने शपथ ग्रहण किया था, आपको याद होगा राज्यपाल को सुरक्षा में एस्कॉर्ट करके ले जाना पड़ा था। 2022 में जब अखिलेश यादव ने लिया था तो उसी तरह से हुड़दंग हुआ था। तो क्या ये कहीं डराता है महिलाओं को, आपको लगता है? देखिए निखिल, ये केवल महिलाओं को नहीं डराता, पूरे उत्तर प्रदेश को डराता है। उनकी गुंडई, इनकी बदमाशी सड़क पर इनकी सरकार में देख चुके हैं लोग किस तरीके से। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की जब रैलियां होती तो लोग भूजा वाले और ठेला वाले वहाँ ठेला नहीं लगाते हैं, उनको पता है कि पैसा नहीं मिलेगा, लूट जाएगा। तो इनकी जो बदमाशी है, इनका जो नैतिक आचरण है वो इस तरीके का है, तो पूरा उत्तर प्रदेश डरता है, केवल महिलाएं नहीं। इसीलिए आपको दिखता होगा कि हाइप चुनाव में, पिछले 5 चुनाव में अखिलेश यादव हाइप बनाते हैं, ये गठबंधन हो गया, वो गठबंधन हो गया, और जब परिणाम आता है तो क्या होता है आप उसको भी देख रहे हो। तो ये परिस्थितियां हैं, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को डराता है। अशोक यादव किस तरह से इस चीज से निपटेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा नैरेटिव गढ़ता है, एक बड़ी जिसको कहते हैं कि फिगर बनाता है आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ। देखिए, पहली बात की जो हुड़दंग की बात आप कर रहे हैं, ये हुड़दंग इस शासन प्रशासन के द्वारा रचित था हुड़दंग। इसकी वानगी मैं आपको बताऊं, जो कल राष्ट्रीय ध्वज की रैली थी फूलपुर में, उसमें पुलिस ने बिना मतलब को पहले लाठीचार्ज किया कार्यकर्ताओं के ऊपर। लाठीचार्ज से उद्वेलित होकर के कार्यकर्ता भागना शुरू किए, कुर्सियां फेंकना शुरू किए। ठीक है, मैं बीच में 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा और अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विजुअल्स चलाएं। जी चलिए, वो दर्शक देखते रहेंगे कि किस तरह से खंबे पर चढ़े हुए, लाउड स्पीकर पर चढ़े हुए पुलिस ने ठेल कर उनको थोड़ी ऊपर किया होगा। चलिए, अपनी बात आप रखिए। नहीं, पुलिस ने ठेल के ऊपर नहीं किया, मैं उसकी बात मान रहा हूं, जो खंबे पे चढ़े थे उनकी गलती है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। लेकिन जिस तरह से वहां हुड़दंग मचा, पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से हुड़दंग मचा। दूसरी बात मैं कहते कहते रुक गया, आपने हटा दिया था माइक। दूसरी बात देखिए, होम मिनिस्ट्री जिसकी जिम्मेदारी होती है देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की, और उसके दोनों गृह राज्य मंत्री, चाहे निश्चित प्रमाणिक हो और चाहे अजय मिश्र टेनी हो, दोनों हत्यारोपी हैं कि नहीं है? आपने बता दिया कि ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की आपकी रैली में कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस की है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका इस पर जवाब। देखिए, हमारे लिए नारी का सम्मान कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आत्मा का विषय है। यत् नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैवतास्तु न पूजन्ते सर्वस्था फला क्रिया। तो ये हमारे यहाँ कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का पाठ है, हमारे संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और 2-3 इवेंट बता करके बात खत्म करूंगा। आपको याद होगा जब लालकृष्ण आडवाणी जी थे और ये जब बिल लाए थे, तो सुरेंद्र यादव एक होते थे जिन्होंने इस बिल को फाड़ करके फेंक दिया था। ये बात है 1998 या 1999 की। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जी, अब 2 लोग नहीं है बट जो उनके नाम पे है वो है, उन्होंने देवगौड़ा में 81वें संविधान संशोधन जब पेश किया गया था महिला आरक्षण का, इन्होंने खुल करके विरोध किया था। यहां तक कि एक नेता ने तो ये कहा था, शरद यादव जी ने कहा था कि अगर ये बिल पास हुआ तो मैं जहर खा के जान दे दूंगा। और एक नेता ने तो ये कहा था कि ये परकटी महिलाओं की, मतलब इस तरह के अपशब्द यूज किए गए थे। तो जो विपक्ष के या इंडी गठबंधन के जो भी आज के सहयोगी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जिसमें सोनिया गांधी खुद कहती हमारे नेता ही नहीं चाहते थे, और चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी तक ने वॉकआउट कर दिया था। तो ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, ये केवल दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चलिए महिलाएं भी, हमारे पास समय बस इतना ही है डॉक्टर कौशल, समय बस इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, अशोक यादव जी का, कौशल जी का, और रामेंद्र का, और विनोद मिश्रा जी का। लेकिन ये निश्चित तौर पर महिलाएं भी इस पूरे विमर्श को, इस पूरी चर्चा को देख रही हैं, समझ रही हैं, और वो जरूर अपना जब वोट का देने जाएंगी तो वो समझकर, जानकर और तभी वोट देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। अब दीदी जाएंगी संदेश खाली, आखिर क्यों?
जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ